कि तुम्हारे हाथ में सरकार है, हम इसलिए चुप हैं, और हमारे सामने घर बार है, हम इसलिए चुप हैं। जिस दिन हम इसके बाहर निकल जाएंगे, फिर आंदोलन यहाँ से पटना तक होगा, तमाम चीज़ें होंगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अपने लोगों को मदद करने के लिए, मंत्रियों को मदद करने के लिए, मंत्रियों को बच्चों को मदद करने के लिए, सरकार में जो लोग हैं जिनके बच्चे नालायक हैं उनको मदद करने के लिए इस तरह की नियमावली बनाए हैं, जहां आम जो गांव गरीब खेत खलियान मजदूर किसान के जो बच्चे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनके सपना को ये तोड़ करके नहीं चाहते हैं कि वो गांव गरीब खेत खलियान मजदूर किसान के बच्चे आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। लोक भवन जो ये कमेटी बनाया है, लोक भवन ने जो ये कमेटी बनाई है, और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं अपने अंतरात्मा को जगाएं, और रिसर्च स्कॉलर जो इतना मेहनत करके शुरू से उनका फोकस होता है जो हमें एकेडमिक दिशा में जाना है, वो दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, अपना शोध करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन को हम बेहतर शिक्षा दे सके। उनके मेधा को मारने का प्रयास नहीं किया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग यहां से लेकर राजभवन तक, लोक भवन तक आंदोलन करेंगे। तो बीएचयू और जेएनयू में यही नियमावली को लागू करके दिखा दे ये लोग, फिर मैं मानूंगा कि हाँ चलो भाई ये सही हो रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता है, ये सिर्फ बिहार में इसलिए हो सकता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने और यहाँ के बच्चे जो है वो संस्कारी होते हैं। कि आप अपनी नाकामी, अपनी गलती, अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के नियमावली जो लाए हैं, इसको वापस ले लीजिए। देश एक संविधान, एक विधान और एक व्यवस्था से चलता है। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करता है। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम पीएचडी वाले का कोई ये नहीं करते हैं, नेट वाले का नहीं करते हैं, जेआरएफ वाले का नहीं करते हैं, 55 जहां एज होता है वहां आप 45 कर देते हैं। तो ये कौन सा नियमावली आप लाना चाहते हैं? बार बार नियम को बदलकर आप समाज को गंदा कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं, और शिक्षा के वैसे नुमाइंदे जो ऊपर में बैठे हुए हैं, मैं खास करके डॉक्टर माननीय गिरीश चौधरी जी को कहना चाहता हूँ। उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि गरीब लोगों को तो मैंने नौकरी दे दिया है, वे वैसे लोग ही पीछे पड़े हुए हैं कि जो लोग मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको समझिए कि आवारा टाइप के लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, उनका स्टेटमेंट था। लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 20 की बहाली 26 तक चल रही है, इस बीच में जितने रिसर्च स्कॉलर किए हैं, क्या सिर्फ आवारा लोग किए हैं, क्या गरीब के बच्चे भी इसमें शामिल हैं? उन लोगों के साथ वो जस्टिस कैसे करेंगे? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी कल ही हमने आपके सामने एक मुद्दा जो है वो रखा कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर जो नियमावलियों में जो परिवर्तन किए गए हैं वो कितना ज़्यादा स्कॉलर्स के साथ एक जो है भेदभाव वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हमने एक डिबेट रखा है, और डिबेट में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज कर्ण जो कि इंग्लिश के स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुन्ना यादव जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर चंदन यादव जो कॉमर्स के स्कॉलर हैं, और डॉक्टर रवि कुमार जो कि इकोनॉमिक्स के स्कॉलर हैं। सबसे पहले पंकज कर्ण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या मैटर है ये जो नई नियमावली आई है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, इससे क्या डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उच्च शिक्षा का जो एक सबसे बड़ा मामला होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना
और शिक्षा व्यवस्था में जहाँ हमारे यहाँ कमी है, उन कमियों को दूर करने की बात होती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी नियमावली हो जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमारे प्रदेश की जो शैक्षणिक व्यवस्था है या उसकी जो स्थिति है उसमें मजबूती लाए और उससे हम गौरवान्वित हों। अभी जो बहाली की प्रक्रिया के लिए जो जिस तरीके का पैनल, जिस तरीके का वो बनाया गया है, वो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिस पर भी बात होनी बाकी है, उसमें क्या हुआ है ना कि स्कॉलर के जितने भी क्वालिटीज़ हैं उसको असाइड कर दिया गया है और समझा जाए कि स्कॉलर को साइड करके हायर एजुकेशन में प्रोफेसर की बहाली में डायरेक्ट छात्रों की एंट्री करवाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए वो कि एक अनुभवी शिक्षक की ज़रूरत होती है, जिसके पास शोध और शोध की तमाम चीज़ों का ज्ञान हो, क्योंकि उसे उन्हें हायर एजुकेशन में जाना होता है। वहाँ की बातों को छोड़ करके सीधे आप ऐसे समझिए ना कि पीजी लेवल पर बच्चे आए, कुछ पढ़ लिए और एग्जाम लेकर के सीधे आप उसकी एंट्री हो जाएगी। जब आपने इतनी बात कह ही दी है तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट करें कि स्कॉलर और स्टूडेंट में क्या फर्क है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट मतलब जिसको हम लोग फ्रेशर कहते हैं एक तरीके से, जिसने पीजी कर लिया या जिनके पास सिर्फ पीजी किया, मान लीजिए अगर उन्होंने नेट की परीक्षा ही पास कर ली तो उनके पास किताबी थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे अपना पढ़ाई करके उन्होंने नेट कंप्लीट कर लिया, मैं मान लिया। हो सकता है उसके बाद पीएचडी उन्होंने कर लिया, पीएचडी किया। पीएचडी करने के दौरान अगर उन्होंने शोध से संबंधित चीज़ों की अगर खोज की या उस पर जो काम किया, वह उनके ज्ञान को विस्तार देता है। निश्चित रूप से वो स्कॉलर्स की बात होती है। स्टूडेंट अगर सीधे जिसकी एंट्री हो जाती है, मान लीजिए जिन्होंने अपने जीवन को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में तपाया है, जिन्होंने सूक्ष्म विषयों पर शोध किया है, जिनके भीतर शोध की संवेदना है, जिनके भीतर शोध की पद्धतियों की जानकारी है, हमें हायर एजुकेशन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने बायाफ्ता ऐसे रिसर्च पेपर्स तैयार किए हैं जिससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में उसको स्थान मिला है, पब्लिश किया गया है। यूँ ही नहीं हो जाता है, इसके लिए वक्त लगता है, हर चीज़ों के लिए कुछ वक्त लगता है। स्कॉलर जो है वो विद्या का साधक हो जाता है। वो एक समझा जाए कि वो प्रज्ञ है, कम्प्लीटली प्रज्ञ होता है वो, और उनके भीतर वो सारी संवेदनाएं होती हैं, ज्ञान की जो संवेदनाएं होती हैं वो होती हैं। और एक होता है कि हम किताबी ज्ञान हासिल करके सीधे आगे पहुंच जाएंगे। व्यावहारिक जीवन में उतरना और इसके बाद चीज़ों को समझना वो स्कॉलर को एक स्कॉलर बनाता है। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन के सिस्टम में निश्चित रूप से इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जहां हम स्कॉलर को प्राथमिकता दें, न कि सीधे डायरेक्ट किसी तरह से किसी छात्र की एंट्री हो। इसमें भेदभाव की संभावना हो। जी ठीक है। डॉक्टर मुन्ना यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, ये जो नई नियमावली है क्या ये अच्छा है, स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है या स्कॉलर्स के साथ सीधे सीधे भेदभाव? बिल्कुल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार ने जो नियमावली बनाई है ये सीधे सीधे छात्रों के जीवन पर कुठाराघात है। उनके भविष्य को बनाने की बात नहीं है, उनके भविष्य को अंधकार में ठेलने की बात है। मैं आपको बताऊं कि पूर्व की जो वैकेंसियाँ थी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहालियाँ विभिन्न विषयों में हुई, उसके विसंगति को छुपाने के लिए इस तरह की नियमावली बनाई गई है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अभी आप नोटिफिकेशन देखी होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का या जेएनयू में। आप जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर खड़ा नहीं कर पाए हैं। मैं तो सीधे कहता हूं कि आप जो नियमावली बनाए हैं निश्चित रूप से आप टेस्ट लीजिए, लेकिन अकादमिक चीज़ों को माइनस मत करिए। जो पीएचडी कर रहे हैं, जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं, वो कितना तपस्या करते हैं। अपने जो निदेशक होते हैं, शोध निदेशक, उनके सानिध्य में उनकी शोध आलेख छपती है, मौलिक काम होता है उनका, वो सिंपोजियम, सेमिनार। आप बताइए कि आर्टिकल छपवाने में कितनी मेहनत लगती है प्रोसेस? मैं वही विषय बता रहा हूं कि आप जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 2016 रेगुलेशन है पीएचडी के लिए, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर लोग पीएचडी करते हैं तो 3 साल में नहीं होते हैं, जबकि अवधि उसकी 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल है। वो 4 साल, 3.5 साल, 5 साल तक लगते हैं और उसमें छात्रों को न जाने कितने रात जगने पड़ते हैं, कितने दिन वो दूसरे अपने घर से पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं सेमिनार करने के लिए, सिंपोजियम करने के लिए, या अपने मौलिक जो उनको शीर्षक अलॉट होता है उस पे वो संबंधित जाकर के जो व्यवस्था है, जिसको आप पुस्तक के रूप में कहती हैं, जर्नल के रूप में कहती हैं या लाइब्रेरी के रूप में, वो उसके मटेरियल कलेक्ट करते हैं, बरसों लग जाते हैं करने में। आप एक ही लाइन में नियमावली बनाए और उसको डिनाई कर दिए। इससे सुस्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग पूर्व की अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। दूसरा, अब मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अपने सगे संबंधियों को मदद करना चाहता है। तीसरा, जो मेधावी छात्र हैं, जो पीएचडी किए हैं, नेट किए हैं, जेआरएफ किए हैं और पीएचडी किए हैं, उन लोगों को एकदम
नहीं जाने देना चाहते हैं, जिससे बड़ी माने आप समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर मुझको लगता है कि धांधली करने का ये लोग अपना गुंजाइश कर लिए हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए कि 15 नंबर का ओरल जब होता था तो वहां 2 नंबर भी दिया जाता था, 14 भी दिया जाता था, लेकिन यहां तो 40 कर दिया गया है। जो रिटेन में जो छात्र होंगे उनको मार्क्स अगर कम आ गया तो इनके अगर सगे संबंधी होंगे तो 39 नंबर दे करके उनको पास कर देंगे। और ये अपने, मैं सीधा कहता हूं कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अपने लोगों को मदद करने के लिए, मंत्रियों को मदद करने के लिए, मंत्रियों को बच्चों को मदद करने के लिए, सरकार में जो लोग हैं जिनके बच्चे नालायक हैं उनको मदद करने के लिए इस तरह की नियमावली बनाए हैं, जहां आम जो गांव गरीब खेत खलियान मजदूर किसान के जो बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उनके सपना को ये तोड़ करके नहीं चाहते हैं कि वो गांव गरीब खेत खलियान मजदूर किसान के बच्चे आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि एक नई कॉलेजियम सिस्टम यूनिवर्सिटी तैयार करे जिसमें हमारे बच्चे, हमारे संबंधी जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। चंदन यादव जी, मुन्ना यादव जी को आपने सुना और उन्होंने सीधे सीधे कहा, फेवरेटिज्म का आरोप लगा रही हैं यूजीसी के ऊपर, आपका क्या कहना? देखिए, ये बड़ी बात है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो इतने ज्वलंत मुद्दे पे आप लोगों ने समय दिया है और समय देकर दर्शकों को बताने का कोशिश किया है, लोगों को अवेयर करने का कोशिश किया है। जिन लोगों तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची है कि लोक भवन क्या कर रहा है, यूजीसी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिहार और लोक भवन मिलकर ये नया कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, अभी सामान्य लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा है। रिसर्च स्कॉलर तक ज़रूर पहुंचा है, जो लोग ऑलरेडी पीएचडी कर लिए हैं, जो किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंची है। लेकिन आप लोगों ने और आपके चैनल ने इसे जन जन तक, आने वाले छात्र जो रिसर्च स्कॉलर होंगे वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो स्टेप बढ़ाया है, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रही बात जो मुन्ना जी ने कहा, जो भाई ये फेवरेटिज्म, ये जो कमेटी बनी है, कमेटी के माध्यम से जो ये नए प्रोसेस होंगे, जो नए प्रोसेस अपॉइंटमेंट के बन रहे हैं, जो नया नियमावली बनेगा, वो स्पष्ट रूप से किसी न किसी को फेवर करेगा, खास पार्टिकुलर लोगों को, जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, किसी चेयर पे बैठे हुए लोग हैं। इसलिए क्योंकि इससे पहले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें मात्र 15 नंबर का इंटरव्यू रहा, 15 नंबर रहा। उसमें अगर आप उठा कर देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका एपीआई बहुत कम होगा। सामान्य बच्चे से एपीआई, उसका जितना कैरियर को काउंट करेंगे तो एपीआई कम बनता है, लेकिन इंटरव्यू में उनको 13 नंबर 14 नंबर दिए जा रहे हैं और वो मेरिट में आ जा रहा है, जिसका एपीआई बहुत अच्छा है। जनरल बच्चे का, जनरल मतलब सामान्य घर का बच्चे का, जो अपने दम पे पढ़ के जी, हमारे जो वो दर्शक जिनको एपीआई के बारे में नहीं पता है, उनके लिए अगर आप स्पष्ट। मैं बिल्कुल स्पष्ट, एपीआई यही है, ग्रेजुएशन में कितना नंबर आपका है, पीजी में कितना नंबर है, पीएचडी आपने किया है या नहीं, या फिर आपके पास नेट या जीआरएफ है, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, आप कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस आप देंगे। ये सब कैलकुलेट करके एक एपीआई बनता है। एपीआई बनने के बाद वही 15 नंबर का आपको इंटरव्यू होता है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं, जिनका पीएचडी भी है, इत्तेफाक से नेट भी उनको है, एपीआई मजबूत है उनका, स्वाभाविक। और अगर हम 5 नंबर और 2 नंबर इंटरव्यू में दे दिए तो उनको हम गिरा दिए ना, उनका एपीआई जो मेरिट में वो जाएंगे गिरा दिए। और जो सामान्य बच्चे हैं, जो जिनके कोई पैरवीकार हैं, जिनका सरकार से सरोकार है, उनको अगर 14 नंबर अगर हम दे देते हैं तो एपीआई में वो बढ़ गए। जब ये 15 नंबर का है, अब जो नया इंस्टीट्यूट बनाने का बात चल रहा है लोक भवन के द्वारा, जिसकी कमेटी नोटिफाई कर दी गई है, मैं 2-3 चीज़ों पे प्रकाश डालना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। उस कमेटी को भी आप नज़र उठा के देखेंगे तो बिहार के लिए अपॉइंटमेंट होना है। ये सर्विस कमीशन ये बिल्कुल बिहार के लिए है। विश्वविद्यालय अनुदान सेवा आयोग बिहार के लिए है। आप उसमें देखेंगे तो कन्वेनर कौन है, छपरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेंबर हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। मैक्सिमम जितने भी मेंबर हैं वो बिहार से बाहर के हैं, और सबसे बड़ी बात ये है जो वो वाइस चांसलर है। और लोक भवन ने जो कमेटी नोटिफाई किया,
इन लोगों से मंतव्य मांगा, बिहार के भाई सांसद से मंतव्य मांगा है, जो भाई आप बताइए जी ये सही है कि नहीं, जो हम 160 का रिटन एग्जाम लेने जा रहे हैं और 40 नंबर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो जो लोग कानून, जो लोग ये नियमावली बनाने में शामिल है, क्या उसके विरोध में जाके, उसके खिलाफ जाकर अपना मंतव्य देंगे क्या? ये जो नया नियमावली जो नोटिफाई हुआ है बनाने के लिए, जो कमेटी नोटिफाई हुई है, नियमावली बनेगा, ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, 40 नंबर की बात अगर इंटरव्यू का आप कर रहे हैं तो 15 नंबर में इतना धांधली है, तो 40 में कितना होगा आप ये बताइए। और रिटर्न आप 160 ले रहे हैं, तो रिटर्न आप 160 ले रहे हैं, तो यही नहीं, जो बच्चा पीजी करके, जो नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी पहले नेट था, नेट करके आएगा या पीएचडी भी करके, आप तो नया नियमावली में आप इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो आप रिटर्न 160 ले लेंगे। एक बात बताइए, पीएचडी अब रेगुलर कोर्स है, मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर्स, 6 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 6 साल जो बच्चे रिसर्च पे अपना टाइम दे रहे हैं, आप उनको जीरो बना दे रहे हैं। जो एकदम सिंपल सी नेट के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ आपके जनरल होते हैं, जो सभी सब्जेक्ट वाले के लिए सेम होते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके स्पेशलाइजेशन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछते हैं, मात्र 300 नंबर का ये होता है जो ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस बार जो आप रिटर्न लेने का प्रावधान बना रहे हैं, जो नियमावली आप बनाने जा रहे हैं, उसमें आप ले रहे हैं रिटर्न एग्जाम। नेट आपका ऑब्जेक्टिव है और आप इसमें ले रहे हैं, जब नया नियमावली तैयार कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, आप रिटर्न ले रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों, किसके लिए? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिस पे मैं कहना चाहता हूं, अभी एनईपी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू हुआ, उसके तहत आप देश के सभी विश्वविद्यालयों में, हायर एजुकेशन में आपने सीबीसीएस पैटर्न लागू कर दिया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जो बच्चा ग्रेजुएशन में हिंदी से पढ़ा है वो पीजी में जाके तो दूसरे सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी से भी, होम साइंस से भी वो पीजी कर सकता है। ये आपने लागू किया और तर्क ये दिया जो हम स्किल डेवलप करेंगे बच्चों में। और अभी जो नियमावली बनाने जा रहे हैं उसमें आपने ये कंपलसरी कर दिया है, जो आपका ऑनर्स होगा वही पीजी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपका जो एक्ट है, जो एक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है अभी जो स्टैट्यूट आप बनाने जा रहे हैं। तो एक्ट बड़ा कि स्टैट्यूट बड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोक भवन जो ये कमेटी बनाया है, लोक भवन ने जो ये कमेटी बनाई है, और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं अपने अंतरात्मा को जगाएं और रिसर्च स्कॉलर जो इतना मेहनत करके शुरू से उनका फोकस होता है जो हमें एकेडमिक दिशा में जाना है, वो दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, अपना शोध करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन को हम बेहतर शिक्षा दे सके। उनके मेधा को मारने का प्रयास नहीं किया जाए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर राजभवन तक, लोक भवन तक आंदोलन करेंगे। डॉक्टर रवि कुमार, आपसे हमने कल भी बातचीत की थी और आपके इंटरव्यू के बाद हमारे पास कुछ रिस्पांस आए, और उसमें मेरे जैसे कैंडिडेट जिनके पास एमफिल की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है वो बड़े खुश हो रहे हैं, और उनका ये कहना है अच्छा तो है, बिना पीएचडी के हमको प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है। आप उनको ये स्पष्ट कीजिए कि ये मौका किस तरह से उनके लिए एक धोखे की तरह काम। जी बिल्कुल, धोखे की तरह ही काम है। सबसे पहले तो मैं पंकज जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि छात्र और स्कॉलर में अंतर होता है। छात्र वही है जो स्टडी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और सर्टिफिकेट पा रहे हैं, लेकिन स्कॉलर तो वो लोग हैं ना जो आगे जाकर किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक विषय पर, किसी एक शीर्षक पर वो अपना काम कर रहे हैं और उसका आउटपुट भी दे रहे हैं। तो जो आउटपुट देने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें, उसमें बौद्धिक विकास हो जाता है। बौद्धिक विकास होने के बाद समाज में वो अपना योगदान देते हैं। तो मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि जो पीजी के वो ऐसे स्टूडेंट जो पीजी पास कर गए हैं, उनके हित की चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल हित की चीज़ नहीं है। क्या होगा, क्या बाहर के स्टूडेंट्स को आके रिप्लेस किया जा सकता है? मैं तो कल भी बताया था कि जो एलाइड सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिए गए हैं, जो बिहार में पढ़ाई ही नहीं होती है, तो फिर जब बिहार में पढ़ाई नहीं होती है तो बाहर के बच्चे ही पढ़ेंगे। तो ये टोटल जितना बनाया गया है यह नियमावली, यह सिर्फ बाहरी बच्चों के लिए बनाया गया है, बिहार के स्टूडेंट के लिए इसमें कुछ नहीं है। आप अगर इतना ही है ना तो बीएचयू और जेएनयू में यही नियमावली को लागू करके दिखा दे ये लोग, फिर मैं मानूंगा कि हाँ चलो भाई ये सही हो रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता है, ये सिर्फ बिहार में इसलिए हो सकता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने और यहाँ के बच्चे जो है वो संस्कारी होते हैं। लेकिन चंदन जी ने जैसा कहा कि अब यह मामला जो है कि सब लोग जान चुका है,
अब अगर यह नियमावली अगर वापस होता है तो यह यहाँ से लेकर लोक भवन तक की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। इसके लिए चाहे जो करना पड़े हम लोगों को, वो सारी चीज़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक सेकंड राउंड के लिए चलते हैं और फिर से डॉक्टर पंकज कर्ण के पास आते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी आपने देखा कि किस तरह से आक्रोशित हैं सारे के सारे स्कॉलर्स, और ये आक्रोश की बात है क्योंकि अच्छा खासा वक्त, अच्छा खासा धन जो है वो उसमें खर्च करते हैं और इसको पूरी तरह से शून्य कर देते हैं। और इसमें ये जो एक धोखा, क्योंकि जो कुछ है ना, जो जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स किया है वो बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा है, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। आप इस पर क्या टिप्पणी? सबसे बड़ी बात है कि ये जो युवा बच्चे हैं जिन्होंने शोध की चीज़ों को समझा नहीं है, जिन्होंने ये नहीं जाना है कि हायर एजुकेशन के कितने अनुशासन हैं, सीधे पढ़कर पास कर जाना और सीधे वहाँ से निकल जाना। नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के भीतर एक है कि वो शोध की चीज़ों को वो पढ़ते हैं, पुस्तक से समझते हैं, वो उनके पास थियोरी का ज्ञान, मैंने पहले भी बता दिया अभी कुछ देर पहले, वो प्रैक्टिकल नहीं होते। जीवन में अनुभव होना बहुत ज़रूरी है और ये अनुभव कब आता है? घिसते घिसते चीज़ें आती हैं। और अभी जैसे अगर एज बैरियर किया गया 45 ईयर्स, अब आप कल्पना करें कि मुझे ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाना है, मुझे उनके लिए शोध निर्देशक भविष्य में बनना है, तमाम चीज़ों को देखना है, तो क्या 25 साल में पढ़ा हुआ बच्चा जो पीजी कर ले या इसके बाद सीधे अगर नेट वर्क करके अगर सीधे वहाँ अगर चले जाए, वो तो क्या रहते हैं? फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश के साथ अनुभव वाले को अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जिन्होंने अपने ज़िंदगी के लगभग आधे दशक को होम कर दिया इस क्षेत्र में, हम जैसे लोग अगर जैसे मतलब 50 वर्षों अगर 50 वर्ष के अगर हम लोग होने जा रहे हैं या 50 वर्षों के आसपास अगर आए हुए हैं, पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग का अनुभव है कि हम लोग डिग्री कॉलेज में कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह आप सबको ज़ीरो कर रहे हैं और मुझे आप उसी कतार में खड़ा कर रहे हैं या बल्कि उसके पीछे ढकेल रहे हैं जो अभी नया पनपा हुआ पौधा है। तो एक पौधा से वृक्ष बनने में वक्त लगता है। आप एक अंकुरित बीज हैं और आप बीज बने क्या पेड़ हुए? अभी आप बीज बने हैं, आप तुरंत उनको पेड़ की जिम्मेवारी न समझाएं, पेड़ बनने में वक्त लगता है। सेम चीज़ एजुकेशन के क्षेत्र में भी है। यहाँ कम से कम उन लोगों को वैल्यू करना चाहिए, उनके श्रम को सम्मान मिलना चाहिए, उनके द्वारा किए गए शोध का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने जो अपने जीवन में चीज़ों को किया है। अब आप एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अभी पिछली बहाली अभी प्रोसेस में है, 2020 की बहाली अभी 26 चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ। बहुत हाय तौबा मचा है, पूरे देश में इसकी बातें हो रही हैं। इंस्टीट्यूट मेरा कह रहा है कि 3 तरीके से जो शिक्षक हैं बने हुए, या तो कॉलेज सर्विस कमीशन, विश्वविद्यालय चयन समिति या महाविद्यालय चयन समिति के माध्यम से। आपके पास इंस्टीट्यूट का लाइन है, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि आपके हाथ में क्या है, तो आप बताएंगे माइक है। मैं देख रहा हूँ माइक है और फिर भी यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये माइक है। मेरे पास इंस्टीट्यूट का आईना है और मैं उसको धत्ता बताते हुए मैं रिसोर्स पर्सन को दे रहा हूँ। मैं इवनिंग कॉलेज के टीचर के अनुभव को मान रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो बीएड कॉलेज या किसी दूसरे तरीके से जो लोग आए हुए हैं सबको देख रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट में 3 लाइन है और तीनों को धत्ता बताते हुए आप इन लोगों को आप प्रेशर दे रहे हैं, या जानते हुए भी कि हम अन्याय कर रहे हैं। तो यह जो तंत्र है, तंत्र पर सीधे सवाल खड़ा होता है कि इस तंत्र, तो अभी मुझे एक शेर याद आता है कि तुम्हारे हाथ में सरकार है, हम इसलिए चुप हैं, और हमारे सामने घर बार है, हम इसलिए चुप हैं। जिस दिन हम इसके बाहर निकल जाएंगे फिर आंदोलन यहाँ से पटना तक होगा, तमाम चीज़ें होंगी। और आंदोलन करने के लिए सारे जो जिनके भीतर क्षोभ है, जो लोग असंतुष्ट कैंडिडेट हैं, जिनके क्वालिटी को आप एकदम असाइड कर रहे हैं, जिनके क्वालिटी से आप समझौता करके आप सीधे उसको सामने की कतार में ला रहे हैं, उनके लिए तो एक बड़ी बात है। और ये तो होना चाहिए मैम कि आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश तक यह बात जाए कि किस तरीके से विरोधाभास वाली स्थिति हमारे सामने आ रही है। और बहुत तरह की चीज़ें हैं और कहने के लिए बहुत तरह की बातें भी हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का लाभ नहीं, सम्मान भी मिले, उनका लाभ अगर मिलेगा तो हमारे आने वाली जो पौध है, हम बिहार के आने वाली संतति को उस तरीके की शिक्षा दे सकते हैं, उसको उस तरीके की व्यवस्था दे सकते हैं, ताकि हमारे बिहार की, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और एक तरफ जिस चीज़ से ठीक हो उसी को आप तोड़ने पर लगे हुए हैं, तो कम से कम उसको मजबूत करने की स्थिति में हम आए हैं मैम, ये ध्यान रखना है। मुन्ना यादव जी आपके पास आते हैं, और आंदोलन की बात आपने कही और एज वाला मुद्दा एक आया। एज बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है क्योंकि स्कॉलर्स के साथ एज लिमिट नहीं होना चाहिए, फिर भी जो 55 साल का था एज, उसको 10 साल घटाकर 45 साल कर दिया गया है। इसको कितना अनुचित? सबसे पहले तो फर्स्ट लुक बिहार की आप विदुषी हैं, एंकरिंग बहुत अच्छा करती है।
मैं आपको बताऊं कि कृष्ण जब चेतावनी देने गए थे, समझाने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार और इस व्यवस्था को बताना चाहते हैं कि आप अपनी नाकामी, अपनी गलती, अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह के नियमावली जो लाए हैं इसको वापस ले लीजिए। देश एक संविधान, एक विधान और एक व्यवस्था से चलता है। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं करता है। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम पीएचडी वाले का कोई ये नहीं करते हैं, नेट वाले का नहीं करते हैं, जेआरएफ वाले का नहीं करते हैं, 55 जहां एज होता है वहां आप 45 कर देते हैं। तो ये कौन सा नियमावली आप लाना चाहते हैं? ये देश स्वतंत्र है, यहां लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं होता है और अधिकार के साथ बात रखने का लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से लेकर के सदन तक भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान अधिकार देता है। यह सरकार नहीं देती है। सरकार में चुने एमएलए, एमपी या ये मिनिस्टर नहीं देते हैं। जो भ्रष्टाचार करके सरकार के आड़ में प्रोफेसर हो जाते हैं, ऐसे लोग नहीं देते हैं। जो कल तक सदन में कहते हैं कि मेरी पीएचडी अच्छी है, मैं उनको कहता हूं कि आप मेरे विषय के हैं, आप भी राजनीति विज्ञान में पीएचडी किए हैं, हिम्मत है तो मेज लगा करके हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं, आप टीटीएम जानते हैं, आप सरकार के आप आगे पीछे रहते हैं, आप सरकार को सब कुछ समर्पित करके मंत्री बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। आप गांव गरीब खेत खलियान मजदूर किसान के जो बच्चे मेधावी हैं, जो सीतामढ़ी, सीभर, मोतिहारी, ईस्ट वेस्ट चंपारण से जो पगडंडी से चल करके बिहार विश्वविद्यालय आकर के आधे पेट खा करके मैला पहन करके आधे रात तक जग करके पढ़ते हैं, उनको दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। आप सीएम हाउस में क्या क्या दे करके क्या क्या बनते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप मजबूर इस राज्य के जनता को, खास करके जो पीएचडी स्कॉलर है, जो नेट पास करके पीएचडी किए हैं, जो जेआरएफ करके पीएचडी किए हैं, उनको मत ललकारिए। ऐसे घटिया नियमावली को वापस लीजिए, नहीं तो सड़क से लेकर के लोक भवन जिसको राजभवन कहते हैं और बिहार विधान सभा हो, बिहार विधान परिषद हो या देश का सबसे ऊंचे जो सदन है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, करारा जवाब देंगे। ये मेरे हक और हुकूक की लड़ाई है और मेरे अधिकार को जो छीनेगा, संविधान मुझको प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। हम आपके ऐसे नियमावली को नहीं मानते हैं, हम इसकी प्रतियों को जलाएंगे, आपको आपका पुतला जलाएंगे, आपकी व्यवस्था को हम नकारेंगे, धिक्कारेंगे। हम लोगों के साथ सड़क पर उतर करके आपको हम चेतावनी देंगे कि आप ऐसे नियमावली को वापस लीजिए, वापस लीजिए, वापस लीजिए। चंदन यादव जी, आक्रोश दिखाई दे रहा है स्कॉलर्स का और आपने भी बड़े स्पष्ट तरीके से एक आंदोलन की जो है वो चेतावनी दे दी है। एज वाला जो मैटर है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर अमेंडमेंट करना? देखिए, ये पता नहीं क्या हो गया है, जो भी लोग अभी बैठे हुए हैं हायर एजुकेशन के चेयर पे, जो ऐसे निर्णय लेने में अपनी सहमति जताते हैं, उन लोगों को क्या हो गया है मुझे पता नहीं। या तो वो लोग आने वाले भविष्य के साथ, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, या फिर इंटेंशनली हमारे बिहार में आके बिहार के ही चेयर पे बैठ के, सभी विश्वविद्यालयों के चेयर पे बैठ के यहाँ के स्पेशली लोगों के, नौजवानों के साथ धोखा करना चाहते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, अगर ये धोखा नहीं है तो अब पूरा ये दुनिया जानता है, परदेसी नहीं, देसी नहीं, पूरा दुनिया ये जान रहा है। मरते मरते लोग किसी को ज्ञान दे के चले जाते हैं, अंत समय भी ज्ञान देने के लिए सफिशिएंट होता है। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई और दवाई जब तक लोग जीवित रहते हैं तब तक उनको वो दे सकते हैं किसी को भी। आप ये समझते हैं 45 क्यों ला दिए भाई? ये सर्विस कमीशन का नौकरी है क्या? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है क्या? ये आप सीधा समझिए, ये नौकरी कोई सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये नौकरी सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं है। टीचिंग, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैंने कॉमर्स में पढ़ा है, ये 3 चीज़ें नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। डॉक्टर, इंजीनियर और ये प्रोफेसर। डॉक्टर पैसे लेते जरूर हैं, एक फ़ी उनका होता है निर्धारित, लेकिन बदले में सेवा देते हैं। उनको ये नहीं हम कह सकते हैं जो मेरे साथ व्यापार कर रहे हैं, ये नहीं। कोई इंजीनियर
पैसा लेता है, लेकिन हमारे मकान को, हमारे कोई शैक्षणिक संस्थान हो या फिर हमारे कोई सरकारी भवन, उसको कितना बेहतर तरीके से उसको आर्किटेक्ट करता है। वो पैसा लेता है, उसके बदले में अपनी सेवा और समर्पण देता है। एक प्रोफेसर, शिक्षक थोड़ा सा शुल्क लेके वो अपने जीवन चलाने के लिए आपके जीवन को इतना बेहतर बनाता है, जो आपके परिवार के साथ साथ आपका समाज, प्रदेश, देश का भी नाम बेहतर होता है, उज्जवल होता है। जिसके उदाहरण APJ अब्दुल कलाम है, जो देश, वो साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन देश को एटम दे के गए। एक बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, एटम दे के गए। मेरा ये कहना है, अरे 60 साल जो अवधि थी अपॉइंटमेंट का, 55 और 65 से घटा के आपने रिटायरमेंट को कर दिया 60, बाद में 55 में 55, मैं कहता हूँ घंटा भी कम नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, और कहीं ना कहीं वो किसी गैर सरकारी संस्थान में अगर पढ़ा रहे हैं, बाद में ही 54 साल की उम्र में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, अगर सरकार वैकेंसी निकाली, तो उतना लंबा अनुभव तो उनको पढ़ाने का है ही ना। कम से कम 5 दिन भी, 5 घंटे भी अगर नौजवानों को, विद्यार्थियों को अगर बेहतर शिक्षा देखते हैं अपने अनुभव और अपने मेरिट के आधार पे, तो ये अच्छा है ना, ये बुरा तो नहीं है। तो इसको 45 घंटा, आर्मी का दौर है क्या, सीमा पे जाना है, एकदम फिजिकल फिट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। क्लास में क्लास लेना है और बच्चों के भविष्य को संवारना है। एज फैक्टर बिल्कुल नहीं, जो पहले से था उसी को एकदम कंटिन्यू करें। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये खासकर लोक भवन, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन मिलकर जो ये षड्यंत्र रचा है, ये जो भी सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनके इशारे पे इस षड्यंत्र को बंद करें। आपकी जो व्यवस्था रही है, आप ये कहते हैं ना, जो सवाल उठता है, पहले जो प्रक्रिया थी बहाली की, ठीक है, 20 में आपने शुरू किया, ये 26 चल रहे हैं, उस प्रक्रिया को दुरुस्त करिए भाई, उसको मजबूत करिए। इसके बदले नया चीज थोपने का प्रयास मत करिए। बहुत ही फिलोसॉफिकल जवाब था डॉक्टर चंदन यादव का। डॉक्टर रवि कुमार, आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेंगे छोटा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब आंदोलन के मूड में है, तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश साफ है। मैं चैनल के माध्यम से कल भी मैंने कुछ साफ किया था और मैं आज भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि नियम जो भी बने वो मतलब इस स्टेट के जितने भी छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सब पे लागू होना चाहिए। लेकिन बार बार नियम को बदल कर आप समाज को गंदा कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं, और शिक्षा के वैसे नुमाइंदे जो ऊपर में बैठे हुए हैं, मैं खास करके डॉक्टर माननीय गिरीश चौधरी जी को कहना चाहता हूँ। उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि गरीब लोगों को तो मैंने नौकरी दे दिया है, वे वैसे लोग ही पीछे पड़े हुए हैं कि जो लोग मतलब जो क्या कहते हैं उसको समझिए कि आवारा टाइप के लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, उनका स्टेटमेंट था। लेकिन अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 20 की बहाली 26 तक चल रही है, इस बीच में जितने रिसर्च स्कॉलर किए हैं, क्या सिर्फ आवारा लोग किए हैं, क्या गरीब के बच्चे भी इसमें शामिल हैं? उन लोगों के साथ वो जस्टिस कैसे करेंगे? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल यह है कि जो उन्होंने पिछली बार जो काम किया है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के, वो छुपाने की जो साजिश कर रहे हैं वो छुपने वाला नहीं है। मैं उनको एक बार और कह देता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं इसकी लड़ाई अपने जीवन मरने तक जरूर करूँगा। और बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप झूठे मक्कारों से बचिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और रिसर्च कीजिए। और रिसर्च में जो लोग जिसको आइडियल बनाते हैं ना, वो उसको सही राह दिखाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो चल रहा है नियमावली के खिलाफ में हम लोग आंदोलन, तो चूँकि आप देख ही रहे हैं कि सब लोगों में आक्रोश ही है, तो इस चीज़ को मैं करूंगा और इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो आपने सुना सबकी बातों को, और इससे एक पूरे डिबेट से एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो नई नियमावली है ये हायर एजुकेशन रिसर्च स्कॉलर्स को हतोत्साहित करती है। उनको रिसर्च करने और पीएचडी करने या फिर एज अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाने से पूरी तरह से नाउम्मीदी उनके अंदर जागृत करती है। और ऐसे स्टूडेंट से बस वो फेवरेटिज्म का जो एक आरोप लगा रहे हैं कि शायद ये आगे चल के फेवरेटिज्म होगा। बिहार के बच्चे जिन्होंने बिहार में बड़े कम सुविधाओं के साथ रह करके पढ़ाई की, रिसर्च लेवल तक पहुंचे, उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये जो नई नियमावली है उसमें हो सकता है जेएनयू और बीएचयू के जैसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ से स्टूडेंट आएँ और वहाँ पर बिहार के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो बिहार के स्कॉलर्स इस तरह के अन्याय को अपने साथ होने से खुद को बचाएं, और इसमें आगे जो कार्रवाई होगी उसके बारे में हम जो भी अपडेट्स होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस मुद्दे को हमारे सामने रखने के लिए जितने भी मेहमान हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।